सुप्रभात। मैं आज के इस विशेष और गहन विश्लेषण में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कल्पना कीजिए एक ऐसी शांति वार्ता की जहाँ एक पक्ष से ये उम्मीद की जा रही हो कि वो अपनी सारी बंदूकें तब सौंप दे जब दूसरे पक्ष की तोपें अभी भी गरज रही हों। जी, और ये कोई पुरानी फिल्म का दृश्य नहीं है, ये बिल्कुल आज की सच्चाई है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये अप्रैल 2026 के इस पहले सप्ताह में विशेषकर मध्य पूर्व और गाजा की ज़मीनी सच्चाई है। तो आज हम 4 से 8 अप्रैल के मध्य जो परिस्थितियां उभरी हैं उनका एक बहुत ही तथ्यात्मक और शांत मूल्यांकन करेंगे। और ये बताना भी जरूरी है कि ये कार्यक्रम प्रोवेव एआई द्वारा प्रायोजित है और इसे स्टाइलो न्यूज़ द्वारा तैयार किया गया है, जो कि एक उन्नत एआई संचालित समाचार एप्लीकेशन है। जी, और इस चर्चा की गहराई में जाने से पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं कि स्टाइलो न्यूज़ वास्तव में स्टाइलो इंटेल ऑप्स सॉफ्टवेयर का एक उपभोक्ता संस्करण है। मतलब कंज्यूमर वर्जन। हाँ, बिल्कुल। और स्टाइलो इंटेल ऑप्स को मुख्य रूप से सरकारी, सैन्य और बड़े उद्यमों के संचालन के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका सीधा अर्थ यह है कि जो श्रोता आज हमें सुन रहे हैं उनके पास उन असाधारण विश्लेषणात्मक उपकरणों तक एक अद्वितीय पहुंच है जो आमतौर पर वैश्विक निर्णयकर्ताओं और रणनीतिकारों के लिए बने होते हैं। बिल्कुल, और आज के इस निष्पक्ष विश्लेषण का जो मिशन है वो बहुत स्पष्ट है। जी, बताइए। देखिए, हमारा उद्देश्य किसी भी पक्ष का समर्थन करना नहीं है, ना ही कोई राजनीतिक दृष्टिकोण थोपना है और ना ही श्रोताओं में किसी प्रकार का डर पैदा करना है। हम केवल पिछले 2 हफ्तों के प्राथमिक घटनाक्रमों, जो प्रमुख निर्णयकर्ता हैं, उनके दृष्टिकोण और सोशल मीडिया पर जो भावनाएं उभर रही हैं, उनका एक संतुलित मूल्यांकन करेंगे। मतलब हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या हो रहा है, बल्कि ये भी कि क्यों हो रहा है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पेशेवर दृष्टिकोण है। तो चलिए काहिरा में चल रही कूटनीतिक वार्ताओं से शुरुआत करते हैं। जी, काहिरा वार्ता। इन वार्ताओं का जो सबसे मुख्य बिंदु है वो गाजा में निरस्त्रीकरण है, लेकिन हमारी शोध सामग्री स्पष्ट रूप से दिखा रही है कि ये वार्ता एक बहुत गहरे गतिरोध में फंस गई है। एक डेडलॉक बन गया है। बिल्कुल। हाँ, अमेरिकी बोर्ड ऑफ पीस ने एक प्रस्ताव पेश किया है जो 8 महीने लंबा है और इसमें 5 चरण हैं। तो मेरा सवाल यह है कि किसी भी शांति योजना को 8 महीने और 5 चरणों में क्यों बांटा जा रहा है? मतलब क्या ये सीधे तौर पर युद्ध विराम की घोषणा करने से अधिक जटिल नहीं है? देखिए, कूटनीति में जब आप ऐसे पक्षों के बीच मध्यस्थता कर रहे हों जो एक दूसरे पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते, तो समय सीमा और चरणबद्ध प्रक्रियाएं ही एकमात्र उपकरण बचते हैं। विश्वास की कमी को पाटने के लिए। बिल्कुल। इस प्रस्ताव के पीछे का तर्क यही है। योजना यह है कि हमास और अन्य सशस्त्र गुट पहले चरण में अपने कुछ भारी हथियार सौंपेंगे। इसके बदले में उन्हें थोड़ी मानवीय राहत मिलेगी। अच्छा, और फिर अगले चरणों में क्या होगा? फिर अगले चरण में गाजा के नीचे बने जो सुरंगों के नेटवर्क हैं उन्हें नष्ट किया जाएगा। अच्छा। और इसके समानांतर शासन की जिम्मेदारी धीरे धीरे फिलिस्तीनी टेक्नोक्रेट्स को सौंपी जाएगी। टेक्नोक्रेट्स यानी वो विशेषज्ञ जो किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़े हैं। जी हाँ, और इस सब की निगरानी एक अंतर्राष्ट्रीय समिति करेगी। अच्छा। इजरायली सेना की गाजा से पूर्ण वापसी इस पूरी प्रक्रिया के एकदम अंतिम चरण में रखी गई है। विचार ये था कि हर चरण के पूरा होने पे दोनों पक्षों के बीच थोड़ा थोड़ा विश्वास पैदा होगा। लेकिन अगर हम जमीनी हकीकत देखें तो ये योजना काम करती हुई नहीं दिख रही है। बिल्कुल नहीं है। अगर हम इस टेक्नोक्रेट्स वाले हिस्से पर ही गौर करें, कागज पर तो ये बहुत अच्छा लगता है कि विशेषज्ञ आकर शासन चलाएंगे। हाँ, सिद्धांत रूप में बहुत आकर्षक है। लेकिन एक युद्धग्रस्त क्षेत्र में जहां हर गली में हथियारबंद गुट मौजूद हों, वहां बिना किसी सैन्य या पुलिस की ताकत वाले टेक्नोक्रेट्स कानून कैसे लागू कर सकते हैं? मतलब ये तो शक्ति का एक ऐसा शून्य या निर्वात पैदा कर देगा जिसे अंततः कोई सशस्त्र गुट ही आकर भरेगा। और यही इस प्रस्ताव की सबसे बड़ी व्यावहारिक खामी है जिसे आपने पकड़ा है। एक नागरिक सरकार तभी काम कर सकती है जब उसके पास शक्ति का एकाधिकार हो। गाजा में अभी ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो हमास के इस पर क्या प्रतिक्रिया रही? हमास ने इस प्रस्ताव को पूरी तरह से खारिज कर दिया है और उनका तर्क उनके नजरिए से बहुत सीधा है। वे मानते हैं कि हथियार ही उनकी एकमात्र राजनीतिक और रणनीतिक मुद्रा है, ढाल की तरह। जी, वे केवल लड़ने के उपकरण नहीं हैं, वे ही वो ढाल हैं जो उन्हें शासन पर नियंत्रण और कूटनीतिक मेज पर बैठने की शक्ति देते हैं।
उनका साफ कहना है कि जब तक इजराइल गाजा से पूरी तरह से अपनी सेना वापस नहीं बुला लेता, तब तक हथियार डालना रणनीतिक आत्मसमर्पण होगा। मतलब ये वैसा ही है जैसे किसी से ये उम्मीद करना कि वो अपनी ढाल तब नीचे रख दे जब तीर अभी भी हवा में उड़ रहे हों। ये बहुत ही सटीक सादृश्य है, बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर हम दूसरी तरफ देखें तो इजरायली नेतृत्व का रुख भी उतना ही सख्त है। मैंने पढ़ा कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू और उनका मंत्रिमंडल स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि पूर्ण विसैन्यीकरण के बिना कोई सैन्य वापसी नहीं होगी। जी, डीमिलिटराइजेशन के बिना वो पीछे नहीं हटेंगे। उनका तर्क है कि सेना वापस बुलाने से विरोधी गुटों को फिर से संगठित होने का अवसर मिल जाएगा। वे एक सुरक्षा बफर जोन चाहते हैं। बिल्कुल। तो मतलब एक पक्ष चाहता है कि पहले सेना हटे तब हथियार रखे जाएंगे, और दूसरा पक्ष चाहता है कि पहले हथियार रखे जाएं तब सेना हटेगी। ये तो एक ऐसा चक्रव्यूह है जिससे निकलना असंभव लग रहा है। और कूटनीतिक गतिरोध का मूल कारण यही है। दोनों पक्षों को लगता है कि अगर उन्होंने पहला कदम उठाया तो वो हार जाएंगे। किसी को भी अंतर्राष्ट्रीय गारंटियों पर भरोसा नहीं है। लेकिन फिर एक सवाल उठता है, अगर हमास और इजराइल के बीच ये स्थानीय गतिरोध बन गया है तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हस्तक्षेप करके उन पर दबाव क्यों नहीं डाल रहा? ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और जब हम इन खुफिया दस्तावेजों का अध्ययन करते हैं तो इसका जवाब साफ हो जाता है। अच्छा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस समय अपना पूरा ध्यान गाजा पर केंद्रित नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उनकी नजरें पड़ोस में सुलग रही एक बहुत बड़ी आग पर हैं। आप क्षेत्रीय युद्ध के विस्तार की बात कर रहे हैं? जी, हमें इजराइल, लेबनान और ईरान के बीच बढ़ते इस बड़े क्षेत्रीय युद्ध को समझना होगा। ये बड़ा युद्ध अब गाजा की कूटनीति को पूरी तरह से निगल रहा है। तो इस क्षेत्रीय संघर्ष का टर्निंग पॉइंट क्या था? ये स्थिति फरवरी 2026 के अंत से बहुत गंभीर हो गई है, जब अमेरिकी इजरायली संयुक्त हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की हत्या हुई थी। उस एक घटना ने मध्य पूर्व के रणनीतिक नियमों को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। मतलब अब जो पहले एक स्थानीय संघर्ष था वो अब एक व्यापक आग में बदल चुका है। बिल्कुल। और जो रणनीति ईरान अपना रहा है वो भी बहुत दिलचस्प है। वे सीधे तौर पर पारंपरिक युद्ध नहीं लड़ रहे हैं। जी। इसे समझने के लिए मैं एक एनालॉजी का उपयोग करना चाहूंगी। जी बताइए। ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे कोई कॉर्पोरेट कंपनी किसी बहुत ही जोखिम भरे बाजार में खुद न उतरकर अपनी फ्रेंचाइजी बांटते। जोखिम फ्रेंचाइजी का है जी, जमीनी लड़ाई फ्रेंचाइजी की है, लेकिन अगर बाजार पर दबाव बनता है तो फायदा सीधे हेड ऑफिस का होता है। अरे वाह, ये सादृश्य तो जमीनी हकीकत को बहुत ही सटीक रूप से समझाता है। तो स्रोतों से पता चलता है कि ईरान अपने समर्थक गुटों के माध्यम से यही कर रहा है ना? जी हाँ, ईरान इसी प्रॉक्सी युद्ध के तंत्र का उपयोग कर रहा है। वे अपने मुख्य भूभाग को किसी सीधे अमेरिकी या इजरायली हमले से बचाना चाहते हैं, लेकिन साथ ही वे भारी दबाव भी बनाए रखना चाहते हैं। हम इसे किन मोर्चों पर देख रहे हैं? कई मोर्चों पर। यमन के हूती विद्रोहियों ने दक्षिणी इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। ये केवल नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है, बल्कि इजराइल की वायु रक्षा प्रणालियों और अंतर्राष्ट्रीय नौवहन को व्यस्त रखने की रणनीति है। और इराक में भी कुछ चेतावनियां जारी हुई हैं, शायद अमेरिकी दूतावासों को लेकर। सही कहा आपने। इराक में मौजूद ईरान समर्थित मिलिशिया द्वारा बगदाद और एरबिल में अमेरिकी दूतावासों और सैन्य ठिकानों पर अगले 24 से 48 घंटों के भीतर हमले की उच्च स्तरीय खुफिया चेतावनियां हैं। 24 से 48 घंटे, ये तो बहुत ही आसन्न खतरा है। बिल्कुल, ये एक सोची समझी रणनीति है। कई जगहों पर एक साथ छोटे छोटे प्रहार करो ताकि दुश्मन के संसाधन पूरी तरह से बढ़ जाएं। और इस बहुमोर्चे वाले दबाव के जवाब में इजराइल की रणनीति क्या है? वे चुप तो नहीं बैठे होंगे? बिल्कुल नहीं। इजराइल की रणनीति अपनी उत्तरी सीमा पर बहुत आक्रामक हो गई है। वे लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ भारी सैन्य कार्रवाई कर रहे हैं। मैंने स्रोतों में पढ़ा कि इजरायली सेना ने लिटानी नदी पर महत्वपूर्ण पुलों को नष्ट कर दिया है। ये सिर्फ एक बुनियादी ढांचा नष्ट करने की बात तो नहीं हो सकती, इसके पीछे जरूर कोई बड़ा रणनीतिक कदम होगा। जी, लिटानी नदी दक्षिणी लेबनान में एक प्राकृतिक अवरोध का काम करती है। अच्छा। उन पुलों को नष्ट करने का सीधा उद्देश्य हिजबुल्लाह की रसद यानी उनकी लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति श्रृंखला को काटना है। यदि पुल ही नहीं होंगे तो भारी हथियार और मिसाइलें सीमा तक नहीं पहुंचाई जा सकेंगी। इजराइल अनिवार्य रूप से दक्षिणी लेबनान के उस हिस्से को एक बफर जोन में बदल रहा है ताकि वहां से उन पर सीधे हमले न हो सकें। बिल्कुल। लेकिन इस पूरे सैन्य घटनाक्रम में एक कूटनीतिक घटना ने मेरा बहुत ध्यान खींचा है।
ईरान ने एक मिसाइल दागी जिस पर स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज का धन्यवाद करने वाला एक पोस्टर लगा था। ये बहुत ही असामान्य था। हाँ, ये कोई सामान्य कूटनीतिक बयान नहीं लगता। ये तो पश्चिमी गठजोड़ में दरार डालने का एक बहुत ही मनोवैज्ञानिक हथियार लगता है, क्योंकि स्पेन के प्रधानमंत्री ने हाल ही में पश्चिमी सैन्य कार्रवाइयों की आलोचना की थी। आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रही हैं। ये मनोवैज्ञानिक युद्ध का एक बहुत ही परिष्कृत रूप है। और जब मैं स्रोतों और सोशल मीडिया की भावनाओं का मूल्यांकन करती हूँ तो ये दरार साफ दिखाई देती है। पश्चिमी और इजरायली स्रोत मुख्य रूप से रक्षा तंत्र और सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जी। वहीं प्रो फिलिस्तीनी और खाड़ी देशों के सोशल मीडिया पर क्षेत्रीय अस्थिरता और नागरिक सुरक्षा को लेकर भारी आक्रोश है। तो क्या आपको लगता है कि ईरान का जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है वो कमजोर हो रहा है? देखिए, ईरान जानता है कि पश्चिमी दुनिया एक मत नहीं है। स्पेन जैसे देश जो युद्ध विराम की वकालत कर रहे हैं, उनका सार्वजनिक रूप से ऐसे धन्यवाद के जरिए नाम लेना पश्चिमी देशों के बीच बहुत कूटनीतिक असहजता पैदा करता है। और एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस की स्थिति? कुछ विश्लेषक मानते हैं कि गाजा में भारी नुकसान और ईरान में नेतृत्व परिवर्तन से ये गुट कमजोर हुआ है, लेकिन जमीनी डेटा कुछ और ही कहानी कहता है। वो क्या? वे कमजोर नहीं हुए हैं, वे उबलते पानी में मेंढक वाली रणनीति अपना रहे हैं। मतलब धीरे धीरे तापमान बढ़ाना। जी, वे संघर्ष को उस सीमा से ठीक नीचे रख रहे हैं जहां एक पूर्ण युद्ध छिड़ जाए, लेकिन इतना दबाव बनाए हुए हैं कि पूरे क्षेत्र में अस्थिरता बनी रहे। ये एक बहुत ही खतरनाक संतुलन का खेल है, और इन कूटनीतिक और सैन्य रणनीतियों के खेल में जो सबसे भारी कीमत चुका रहे हैं वे आम नागरिक हैं। निसंदेह। जमीनी स्तर पर संकट इतना गहरा है कि संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि लेबनान को किसी भी कीमत पर अगला गाजा नहीं बनना चाहिए। वहां तबाही, बीमारियों और राहत सामग्री की भारी कमी है। मानवीय स्थिति भयावह है। लेकिन जब मैं इन खुफिया दस्तावेजों को पढ़ रही थी तो एक हिस्से ने मुझे सच में चौंका गया। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि जो मानवीय संस्थाएं हैं वे इन सभी राजनीतिक और सैन्य विवादों से ऊपर होती हैं। लेकिन मेडिसिन सैंस फ्रंटियर्स, जिसे MSF भी कहते हैं, उससे जुड़ी एक रिपोर्ट बिल्कुल अलग कहानी बयां करती है। ये संस्था तो अपनी तटस्थता के लिए दुनिया भर में जानी जाती है, फिर ये अंदरूनी विवाद क्या है? ये आधुनिक युद्ध की सबसे जटिल और शायद सबसे दुखद सच्चाइयों में से एक है। MSF के भीतर से ही उनके अपने कर्मचारियों ने यानी विसल ब्लोअर्स ने संगठन पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। किस प्रकार के आरोप? इन आरोपों में इजराइल के खिलाफ संस्थागत पक्षपात और यहूदी विरोध यानी एंटीसेमिटिज्म शामिल है। ये तो बहुत ही गंभीर बात है। जी, लेकिन जो बात रणनीतिक रूप से सबसे अधिक चिंताजनक है वो ये है कि इन्हीं कर्मचारियों ने गाजा के उन अस्पतालों में सशस्त्र उग्रवादियों की मौजूदगी पर भी भारी चिंता जताई है जहां वे खुद काम कर रहे हैं। ओह, इसका सीधा मतलब है कि आधुनिक युद्ध में तटस्थता सिर्फ एक भ्रम बनकर रह गई है। बिल्कुल। मतलब अगर किसी तटस्थ मानी जाने वाली मानवीय संस्था की निष्पक्षता पर उनके अंदर से ही सवाल उठने लगे तो ऐसे संघर्ष क्षेत्रों में मानवीय सहायता के भविष्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? अगर डोनर्स का भरोसा टूटता है या सेनाएं इन अस्पतालों को वैध सैन्य लक्ष्य मानने लगती हैं तो जमीन पर काम कैसे होगा? इसका प्रभाव बेहद विनाशकारी होता है। देखिए, जिनेवा कन्वेंशन के तहत अस्पतालों को सुरक्षा प्राप्त है जी, लेकिन ये सुरक्षा तब समाप्त हो जाती है जब उनका उपयोग सैन्य उद्देश्यों के लिए किया जाने लगे। जब MSF जैसी संस्थाओं के भीतर से ऐसी रिपोर्टें आती हैं तो युद्धरत पक्ष जैसे कि इजराइल सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए मानवीय सहायता की पहुंच को रोक देते हैं। और फिर डोनर्स भी पीछे हटने लगते हैं। बिल्कुल, डोनर्स का विश्वास डगमगा जाता है जिससे फंडिंग रुक सकती है और अंततः इसका सबसे बड़ा खामियाजा उन निर्दोष नागरिकों को भुगतना पड़ता है जिन्हें सर्जरी, दवाओं और जीवन रक्षक उपकरणों की सख्त आवश्यकता होती है। मानवीय सहायता का राजनीतिकरण इस पूरे संघर्ष की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक है। ये बहुत ही निराशाजनक है और इस संकट के प्रभाव की गूंज केवल मध्य पूर्व में ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीकों से सुनाई दे रही है। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं भी बहुत विविध हैं। मैंने देखा कि देश अपने अपने कूटनीतिक समीकरणों को साधने में लगे हैं। उदाहरण के लिए कोसोवो की सरकार ने गाजा में एक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बल के हिस्से के रूप में अपने सैनिकों को भेजने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ये मुझे थोड़ा अजीब लगा। अजीब कैसे?
मतलब कोसोवो क्यों गाजा में सेना भेजना चाहेगा? उनका इस क्षेत्र से सीधा क्या लेना देना है? इसके पीछे एक बहुत गहरी भू राजनीतिक प्रेरणा है। देखिए, कोसोवो खुद एक ऐसा देश है जिसने अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बलों की मदद से ही अपनी स्वतंत्रता और स्थिरता प्राप्त की है। नाटो के हस्तक्षेप से। बिल्कुल। अब गाजा में अपने सैनिक भेजकर वे पश्चिमी देशों और विशेष रूप से अमेरिका और नाटो को यह संदेश देना चाहते हैं कि वे अब केवल सुरक्षा प्राप्त करने वाले देश नहीं रहे हैं। अच्छा, वे खुद को एक योगदानकर्ता के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। जी, वे दिखाना चाहते हैं कि वे वैश्विक सुरक्षा में योगदान देने वाले एक जिम्मेदार राष्ट्र हैं। यह उनकी अंतर्राष्ट्रीय वैधता और पश्चिमी गठजोड़ में गहराई तक शामिल होने की एक रणनीतिक चाल है। समझ गई। और इसके ठीक विपरीत अगर हम भारत की बात करें तो वहां एक बिल्कुल अलग तरह का कूटनीतिक संतुलन देखा जा रहा है। भारत का रुख बहुत सधा हुआ है। जी, भारत ने गाजा से जुड़ी एक फिल्म लव वॉइस ऑफ हिंद रजब उसके प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह सिर्फ एक फिल्म पर प्रतिबंध नहीं है, बल्कि यह एक बहुत ही विचारशील विदेश नीति का हिस्सा लगता है। ये घरेलू नीति और विदेश नीति के चौराहे का एक बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण है। वो कैसे? देखिए, भारत के इजराइल के साथ बहुत मजबूत रक्षा और रणनीतिक संबंध है। हाँ, वे बड़े रक्षा साझेदार हैं। और साथ ही खाड़ी देशों के साथ भी भारत के बहुत गहरे आर्थिक हित और ऊर्जा सुरक्षा जुड़ी हुई हैं। ऊर्जा आपूर्ति का बड़ा हिस्सा वहीं से आता है। बिल्कुल। तो भारत बिल्कुल नहीं चाहता कि एक विदेशी संघर्ष का ध्रुवीकरण उसके अपने घरेलू परिदृश्य में किसी भी तरह की अशांति पैदा करे या उसकी जो एक तटस्थ कूटनीतिक छवि है उसे कोई नुकसान पहुंचाए। मतलब वे आग को अपने घर तक नहीं आने देना चाहते। सही कहा। यह कदम दर्शाता है कि देश किस प्रकार बाहरी भू राजनीतिक तनावों को अपनी सीमाओं के भीतर प्रवेश करने से रोक रहे हैं। तो इस पूरे शतरंज के खेल, कूटनीतिक गतिरोध और मानवीय संकट के इस विशाल तंत्र को समझने के बाद अब हमारे श्रोताओं के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आगे क्या होने वाला है। जी, भविष्य का आकलन। हमारे स्रोतों के आधार पर आने वाले दिनों और हफ्तों में ऐसी कौन सी विशिष्ट घटनाएं हैं जिन पर हमें कड़ी नजर रखनी चाहिए? मुख्य रूप से 3 प्रमुख घटनाक्रम हैं जो निकट भविष्य की दिशा तय करेंगे। ठीक है, पहली घटना क्या है? पहली घटना है ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला। यह क्या है? यह एक अंतर्राष्ट्रीय प्रो फिलिस्तीनी समुद्री मिशन है जो 12 अप्रैल 2026 को बार्सिलोना से रवाना होने वाला है। इसका मुख्य उद्देश्य गाजा की समुद्री नाकाबंदी को चुनौती देना है। लेकिन ये फ्लोटिला कोई सैन्य खतरा तो नहीं है, फिर ये रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्यों है? यह सैन्य नहीं है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा पीआर और कूटनीतिक खतरा है इजराइल के लिए। जी, ये फ्लोटिला इजराइल के लिए एक सीधा कूटनीतिक जाल है। यदि इजराइल इसे बलपूर्वक रोकता है तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में उनकी छवि एक मानवीय मिशन पर हमला करने वाले की बनेगी। और यदि वे इसे नहीं रोकते हैं तो उनकी समुद्री नाकाबंदी टूट जाएगी, जो उनके लिए एक रणनीतिक हार होगी। ये भूमध्य सागर में टकराव की एक बहुत बड़ी स्थिति पैदा कर सकता है। समझ गए, ये वाकई एक धर्म संकट है। और दूसरा घटनाक्रम, दूसरा बिंदु है इराक और लेबनान में आसन्न सैन्य गतिविधियां। जैसा कि हमने पहले चर्चा की, बगदाद में पश्चिमी दूतावासों पर हमलों का जो खतरा है वो कभी भी वास्तविकता में बदल सकता है। 24 से 48 घंटे का जो अलर्ट था। बिल्कुल। और इसके साथ ही इजराइल द्वारा दक्षिणी लेबनान में उस बफर जोन को पूरी तरह सुरक्षित करने के लिए जमीनी घुसपैठ की संभावनाएं लगातार बढ़ रही हैं। यदि इजरायली टैंक लेबनान की सीमा पार करते हैं तो युद्ध का पैमाना पूरी तरह से बदल जाएगा। एक और पूर्ण युद्ध छिड़ सकता है। तो क्या इन सभी सैन्य तनावों के बीच कूटनीतिक मोर्चे पर कोई भी उम्मीद की किरण बची है? हाँ, और वही हमारा तीसरा महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। अच्छा। तुर्की के खुफिया प्रमुख इब्राहिम कालिन इस समय हमास के साथ लगातार शांति वार्ता कर रहे हैं। तुर्की, यह दिलचस्प है। जी, क्योंकि हाल की घटनाओं के बाद ईरान के साथ हमास के संबंध कुछ जटिल हुए हैं, तो तुर्की इस शून्य को भरने का पूरा प्रयास कर रहा है। तुर्की खुद को एक प्रमुख क्षेत्रीय मध्यस्थ के रूप में स्थापित करना चाहता है, शायद कतर के प्रभाव को कम करते हुए। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इस वार्ता से कुछ नए कूटनीतिक रास्ते खुल सकते हैं जिन पर हमारी नजर रहेगी। तो इन सभी संभावनाओं और स्रोतों से उभरने वाले सामान्य दृष्टिकोण को अगर एक सूत्र में पिरोया जाए तो एक बात बहुत स्पष्ट हो जाती है। वो क्या? लगभग हर अंतर्राष्ट्रीय स्रोत ये मान रहा है कि गाजा अब कोई स्वतंत्र मुद्दा नहीं रह गया है। जब तक अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच का ये बड़ा भू राजनीतिक तनाव शांत नहीं होता, गाजा में कोई भी स्थायी पुनर्निर्माण या कूटनीतिक सफलता प्राप्त करना लगभग असंभव है।
ये बिल्कुल यथार्थवादी आकलन है। स्थानीय युद्ध विराम की कोई भी योजना तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक कि क्षेत्रीय शक्तियों के बीच चल रहे इस वृहद संघर्ष के जो मूल कारण हैं उन्हें संबोधित नहीं किया जाता। और इसी तथ्य के साथ आज का हमारा ये गहन विश्लेषण यहाँ संपन्न होता है। जैसा कि हमने शुरुआत में बताया था, ये पूरा विश्लेषण स्टाइलो न्यूज़ की बुद्धिमत्ता पर आधारित था। जी। स्टाइलो न्यूज़ एक मोबाइल और कंप्यूटर एप्लीकेशन है जो व्यक्तियों को 250 से अधिक पारंपरिक समाचार स्रोतों और एक्स यानी पूर्व में जो ट्विटर था वहाँ से 20 से अधिक भाषाओं में कस्टम और व्यक्तिगत खुफिया शैली के ब्रीफ तैयार करने की सुविधा देता है। मतलब आपको वही सूचना मिलती है जो आपके लिए जरूरी है। बिल्कुल। तो जो भी श्रोता विश्व स्तर पर होने वाली घटनाओं पर ऐसी ही पैनी तथ्याधारित और निष्पक्ष नज़र रखना चाहते हैं, वे www.stylonews.com पर जाकर स्टाइलो न्यूज़ की सदस्यता ले सकते हैं और ऑन डिमांड AI संचालित समाचार प्राप्त कर सकते हैं। ये एक बहुत ही बेहतरीन टूल है। खैर चलिए अब इस गंभीर न्यूज़ एंकर वाले अंदाज से बाहर आते हैं। जी बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत भारी विषय था आज का। सच कहूँ तो इतने जटिल भू राजनीतिक परिदृश्य और भारी सूचनाओं को हमारे साथ समझने के लिए आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, कूटनीति, युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की इन उलझी हुई तारों को सुलझाने के सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया। और जो लोग सुन रहे हैं, अगर आपके मन में कोई ऐसा विषय है या कोई वैश्विक घटना है जिसका आप चाहते हैं कि हम भविष्य में इसी तरह गहराई से विश्लेषण करें, तो कृपया हमें ज़रूर बताएं। हम हमेशा उन विषयों की तलाश में रहते हैं जो दुनिया को आकार दे रहे हैं। बिल्कुल। और अपनी पसंदीदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्टाइलो न्यूज़ को फॉलो करना न भूलें ताकि भविष्य के सारे अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अच्छा, जाने से पहले मैं आप सभी श्रोताओं के सोचने के लिए एक नया विचार छोड़ना चाहती हूँ। अरे वाह, क्या विचार है? देखिए, आज हमने इस पर लंबी चर्चा की कि कैसे पूरी दुनिया और बड़े देशों की नज़रें अमेरिका, इजराइल, ईरान के इस बड़े भू राजनीतिक शतरंज पर टिकी हैं। गाजा का मुद्दा तो इस बड़े शोर में बस एक मोहरा बनकर रह गया है। बिल्कुल एक टूल की तरह इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन जरा सोचिए, जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान पूरी तरह से बटा हुआ है और पुरानी व्यवस्थाएं चरमरा रही हैं, तो क्या ये संभव है कि गाजा में अंतर्राष्ट्रीय ध्यान की इस कमी के कारण पुराने और स्थापित गुटों के स्थान पर कोई बिल्कुल नया, अप्रत्याशित और युवा स्थानीय शक्ति केंद्र मलबे से उभर सकता है? ये तो बहुत ही गहराई वाली बात है। क्या जब बड़े खिलाड़ी आसमान की तरफ देख रहे हैं, तब जमीन पर कोई नई व्यवस्था आकार ले रही है? इस पर विचार कीजिएगा। ये वाकई भविष्य की ओर देखने का एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। जो चीजें हम अभी नहीं देख पा रहे हैं, शायद वही कल का भविष्य हो। बिल्कुल। तो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अगले गहन विश्लेषण तक ज्ञान और जिज्ञासा के इस सफर में जुड़े रहिए हमारे साथ।